विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हाई स्कूल का एचएम अनसॉल्व पेपर मैथमेटिक्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था फेसबुक के पेज और यूट्यूब के माध्यम से, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर। मित्रों, जैसे जैसे मैं पेपर को तैयार करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आने वाली प्रॉब्लम, आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम आपके अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए, मैंने यहाँ पर जो सेट तैयार किया है, जैसे जैसे सेट तैयार हो रहा है मैं यहाँ पर ये सेट को तैयार कर रहा हूँ, आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर हाई स्कूल 2012 केवल प्रश्न पत्र है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। ठीक है, इस तरह से ये दो संख्याएं आप देखिए, आपको जूम करके आपको दिख रहा होगा। दो संख्याएं HCF 27 और LCM 162। यदि संख्याओं में एक 54 हो तो दूसरी संख्या क्या है? समीकरण x बराबर a, y बराबर b युग्म आलेखी रूप से निरूपित कीजिए। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 का अंत से 20वां पद। इस तरह से क्वेश्चन है। तो आइए प्रश्न के माध्यम से मैंने जो अपनी फाइल को तैयार किया है उस हिसाब से मैंने प्रश्न और आंसर दोनों को लिख रखे हैं। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं विकिपीडिया चैनल और हाई स्कूल का HM पेपर 2012। दो संख्याओं का HCF 27 और LCM 162 है। यदि संख्याओं में से एक 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब HCF और LCM यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको बता सकता हूँ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, मासा गुणा लासा। तो हमारा HCF को बोलते हैं मासा और LCM को बोलते हैं LCM को बोलते हैं लासा। तो यहाँ 27 और 62 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4374 होता है बराबर 54 गुणा दूसरी संख्या। 54 का इस तरफ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग जाएगा, दूसरी संख्या आ गई 81। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से रेखाएं निरूपित करता है जो a, b पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर जो बहुविकल्पी थे, यहाँ पर बहुविकल्पी इस तरह से थे, मैं आपको बता दूं क्लियर करके। यहाँ जो बहुविकल्पी आपके सामने है, हाँ, जो बहुविकल्पी हैं इस प्रश्न के बहुविकल्पी जो आपके सामने है लिखा है a, b पर प्रतिच्छेद करता है, b, a पर प्रतिच्छेद करता है और समांतर है रेखा और समपाती है। तो यहाँ पर मैंने जो उत्तर इसका लिख रखा है वो लिखा है a, b पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि a, b पर कैसे प्रतिच्छेद करता है। देखो जरा, समीकरण है x बराबर a और y बराबर b। अब जैसे एक रेखा मैंने खींची x, जो x बराबर a है, तो ये आपकी x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष। ठीक है, ये आपकी y हो गई। अब इसकी लंबाई है a और ये है आपकी b। तो ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है? इसकी जो दूरी आएगी वो आएगी a, b। तो इसका ये राइट आंसर है और कोई इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा है यहाँ पर समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 का अंत से 20वां पद। समांतर श्रेणी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद बराबर L माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a प्रथम पद है, इसका कोई कार्य नहीं है। d बराबर 8 में से 3 घटाए 5 और an बराबर L बराबर 253, यानी n बराबर 20, यानी 20वां पद अंतिम पद इसका 253 यहाँ रखेंगे। n बराबर 20 है जो यहाँ रखा 5 और 19 पंजे 95, 253 माइनस 95 बराबर 158, यानी समांतर श्रेणी का अंत से पद 158 होगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -4,5 और 2,-3 के बीच की दूरी। ये हम प्रश्न क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के बीच में x1 और x2 और y1 और y2 के बीच की दूरी को रखेंगे और इस तरह से इस वैल्यू को निकाला 10 मात्रक। बीच की दूरी 10 मात्रक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए tan थीटा
टेन थीटा बराबर 5/12। अब टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में लंब 5 और आधार 12। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग को प्रयोग करेंगे और फिर इस तरह से हम कर्ण की वैल्यू को निकालेंगे। ए बी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू 12 है। तो 25 और 12 यानी 144, 169 और 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, यानी साइन थीटा जो हमसे मांगा है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू मांगी है, वो है 5/13। अगला क्वेश्चन है HCF 306, 657 बराबर 9 और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ दो संख्याएं हैं जो है 306 और 657। ठीक, यानी एक HCF, मैंने एक सवाल और आया था, यहाँ पर HCF जो है वह मासा बोलते हैं। इसमें दो संख्याएं हैं 306 और 657 बराबर 9। तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। तो 9 इंटू LCM बराबर 306 गुणा 657। तो ये हो गया LCM बराबर 306 गुणा 657/9। तो ये आ गया 20, 10, 42/9। LCM आएगा 22,338। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को। अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा माइनस बीटा, ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं अल्फा और बीटा। हमें द्विघात समीकरण को बनाना है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो सबसे पहले हम समीकरण से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। तो 2 अल्फा बराबर 32, अल्फा बराबर 32/2, अल्फा बराबर 16। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखना चाहो आप 1 में रख सकते हो, और 2 में रखने चाहो तो 2 में रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये आ गया बीटा बराबर 8 और अल्फा बराबर 16। और हम इस द्विघात समीकरण को याद रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस 16 प्लस 8 इंटू एक्स, 16 गुणा 8, 16 8 128 होते हैं और 16 8 24। यानी जो अभी समीकरण बना x² माइनस 24x प्लस 128 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है। समांतर श्रेणी से प्रश्न आगे आए। पहले की यूपी बोर्ड में समांतर श्रेणी हमारे में नहीं थी, आज है, तो हम इसको पढ़ते हैं। उसका सातवां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर 7 रख के समीकरण में हम सातवां पद 13 होगा, इसका सातवां पद 13 है। एक बात याद रखना, समांतर श्रेणी में हमेशा एक पद कम आता है। जैसे फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ऑब्जेक्टिव में भी, ये 2 नंबर के प्रश्न है, अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत एक फटाक से एक जवाब दे सकते हो कि 5वां पद पूछा है तो उसका 5वां पद 4 होगा। अगर ऐसे भी 1 अंक उसका कम होगा, जो भी दिया है वटेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देख के चलता हूँ। साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर 2 कोसेक ए। यानी ये चीज़ लानी है। मैं LHS को मैंने उठाया यहाँ पर, साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए। यहाँ पर मैंने LCM लिया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर साइन का साइन में 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, और ऊपर साइन ए और साइन ए का मल्टीपल साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों के ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे, तो ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस 2 कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यानी 2 यहाँ 2 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 यहाँ पर पहले से है, 2 से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 2 अपॉन साइन ए यानी 2 कोसेक ए, यानी LHS बराबर RHS। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका रिवीजन होता रहे, और आप अपना कमेंट्स, आपको जैसा भी लगे अपनी कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दें, इस जिससे मेरी उत्सुकता और बने और मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्याखंड
वृत्त संबंधी क्षेत्रफल का ये क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ लिखा और 60 अंश है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड, देखिए होता है एक बड़ा वाला होता है लघु चाप, बड़ा वाला होता है दीर्घ चाप सॉरी, और छोटा वाला होता है लघु चाप। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी जिसका कोण 60 डिग्री और रेडियस दे रखी है 6, तो आर बराबर 6 और थीटा बराबर 60। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर इसका थीटा बटे 360, यानी पाई होता है 22/7, रेडियस हमारी 6 क्रॉस 6 और थीटा की वैल्यू 60 360। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, तो इस तरह से वैसे मुझे उम्मीद है इस बार जो पेपर आएगा 2019 में बोर्ड में, फरवरी में, तो वो पेपर मैथमेटिक्स का क्योंकि पहली बार यूपी बोर्ड उसको बना रहा है, तो मेरे हिसाब से सरल ही होगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें जिससे आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ सकें। 22/7 गुणा 6 क्रॉस 6 गुणा 60 360, ये हो गया 22 गुणा 6/7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 9 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो यूज़ होती है थेल्स की प्रमेय, ये क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा और ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और ये फॉर्म है। एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीडी जो 9 सेंटीमीटर दे रखी है बीडी, और ईसी 12 है। तो थेल्स की प्रमेय 3-4 तरीके की हैं। कभी कभी थेल्स की प्रमेय जो मैंने यहाँ पर यूज़ करी है वो मैंने यूज़ करी है आपकी, आप देख लीजिए, एडी बट्टे बीडी, एडी बट्टे बीडी बराबर ए बट्टे ई सी। ठीक है, यहाँ पर 6/9 बराबर ए बट्टे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्रॉस 12 अपॉन 9, 3 से डिवाइड या डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे, 12 6 72/9, 9 8 72, इसको इससे काट देंगे, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर 8। जो थेल्स की प्रमेय में और बता रहा था और का जिक्र कर रहा था, उस प्रमेय को जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो उसको भुजाओं को याद कर लेना। एक थेल्स की प्रमेय है, थेल्स की बात कर रहा था मैं, तो ए बी बट्टे ए डी, यानी ये भी थेल्स की प्रमेय होती है, ए बी बट्टे ए डी बराबर ए सी बट्टे ए ई। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हो, ए बी बट्टे बी डी, इस तरह से भी प्रमेय को लिख सकते हो, ए बी बट्टे बी डी बराबर ए सी बट्टे ई सी। ठीक है, इस तरह से ये 2 प्रमेय और होती हैं, तो ऐसा नहीं है, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम प्रश्न को लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिद्ध कीजिए बिंदु 2, -2 और 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत की शीर्ष है। इसे आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें बराबर करना है, एडी बराबर बीसी, यानी इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला को लगाकर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, एडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। अब ए के जो कोऑर्डिनेट है 2, -2 और डी के कोऑर्डिनेट -1, और बराबर बी 8, 4 और सी 5, 7। अब x1 बराबर 2 और x2 बराबर -1। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर जो करेंगे, एक मिनट मैंने सही किया था, यहाँ स्क्वायर जो स्क्वायर है इससे अंडर आपका कट जाएगा अंदर वाला, और ये वैल्यू आएगी -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर, 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का। ठीक, ये 18/18, यानी दोनों भुजाएं आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इन दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो बराबर आ रही है, जिससे यह प्रूफ होता है। तो हम ये सिद्ध होता है कि इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से
हाँ, इसी तरह से हम दूसरी भुजाओं को निकालेंगे। पहले हमें ये दो भुजाएं सामने हमने की मिल गई। अब हम निकालेंगे ए बी और डी सी। ए बी स्क्वायर बराबर डी सी का होल स्क्वायर। ए बी 1 2 - 2 है और बी 8 4 है। डी 1 - 1 है और सी 5 7 है। x1 बराबर 2, x2 बराबर 8। इस तरह से मैंने सॉल्व किया, यानी आमने सामने की दो भुजाओं की लंबाई जो आ रही थी वो 18 आ रही थी और इधर जो भुजाओं की लंबाई आ रही है वो 72 आ रही है। अतः सिद्ध होता है यह एक आयत है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न निकल के आया है वो प्रश्न निकल के आया है, यहाँ पर जो प्रश्न निकल के आया वो है अर्धगोलीय आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ देखिए एक बर्तन के एक अर्धगोले के प्याले के ऊपर एक खोखला बेलन रखकर बनाया गया है। इसके अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, बर्तन की संपूर्ण लंबाई 13 सेमी है। बर्तन का अंतरपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रश्न कुछ समझ में आया नहीं आया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक बर्तन है जिसके नीचे का आकार अर्धगोले के आकार का है, ऊपर का आकार बेलन के आकार का है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और बर्तन की संपूर्ण लंबाई 13 सेमी है। तो जो बर्तन है हमेशा अर्धगोले में जो रेडियस होती है वही गहराई होती है। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो 7 है तो उसकी गहराई भी 7 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या 7 और गोले की गहराई 7 है। तो वैसे गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr², लेकिन यहाँ पर आधा गोला है तो इसको हम आधा करेंगे तो 2πr² लिखेंगे और यहाँ पर यूनिट को लिखेंगे 2π 2 × 22/7 × 7 × 7। इस तरह से ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2πrh 2 × 22/7 × 7 × 6, यानी 2 × 22 × 6 यानी 22 दूनी 44। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बर्तन की संपूर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए और बर्तन का आंतरिक पृष्ठ। वो ये नहीं कह रहे ना बेलन का वक्रपृष्ठ मांग रहे हैं ना वो शंकु का वक्रपृष्ठ मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं बर्तन का वक्रपृष्ठ। तो हम संपूर्ण वक्रपृष्ठ को निकाल कर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ पर बेलन का वक्रपृष्ठ को हम ज्ञात करेंगे तो दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे और ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखना, कभी भी आयतन आए तो सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करें या जो इकाई दी हो क्यूब लगाएं उसके ऊपर, और वक्रपृष्ठ दिया हो संपूर्ण पृष्ठ दिया हो तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का। देखिए यहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात कीजिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1। इसका होता है, इसका मतलब है घटना के घटित होने की प्रायिकता ई और घटना के घटित होने की प्रायिकता ई बार, यानी जो प्रायिकता है वो 1 0 और 1 के मध्य में घूमती है, न 1 से बड़ी होती है न 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर जो मैच है वो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.62 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 - 0.62, एक में से 0.62 को घटाएंगे या 0.38 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यदि यह बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ये वाला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जो प्रश्न आपकी NCERT की बुक में इसके अदर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि बहुपद 2 शून्यक पहले से ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ पर घात 4 लगाए, अगर घात 4 लगाए तो इसके 4 शून्यक निकलेंगे। यहाँ पर 2 ऑलरेडी से 2 दे रखे हैं और अन्य शून्यक भी ज्ञात करा रहे हैं। तो अन्य शून्यक का मतलब है कि हम 2 शून्यक और ज्ञात करके हम बताएंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया है इस प्रश्न को। x बराबर 2 + -√3, x - 2 बराबर +√3, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। x - 2 का होल स्क्वायर बराबर +√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए होल स्क्वायर को खोला है हमने, x² + 4 - 4x बराबर 3, x² - 4x + 4 - 3 बराबर 0, x² - 4x + 1। अब इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड आपको आता होगा, क्लास 9th में आपने सीखा है और 10th में भी द्विघात समीकरण के चैप्टर में आपका द्विघात दे रखा है। यहाँ देखिए x² यहाँ पर और x⁴ यहाँ पर है,
देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व हमने किया है। एक्स पर पावर 4 का एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे, भाग में घातें घटती हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पर पावर 4 माइनस 4x क्यू मैन प्लस 4x स्क्वायर, और चिन्हों को बदलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ घटाने पर लिखेंगे और फिर इसको इससे काटेंगे और 6 में से 4 घटाए माइनस 2x क्यू 27x स्क्वायर और प्लस 138x। अब यहाँ पर -2x क्यूब पहले पद के साथ भाग लगाते हैं एक्स स्क्वायर, और जो शेष बचेगा वो बचेगा -2x। -2x के साथ फिर से मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -2x क्यूब प्लस 2 चौक 8x स्क्वायर -2x, इससे ये कट गया 27 और 8 35x स्क्वायर प्लस 38 और 2 40 यानी 140x -35। अब फिर से इसमें भाग लगाएंगे, -35 एक्स स्क्वायर बट्टे -35x स्क्वायर, इससे सॉरी ये मैंने प्लस 1 है यहाँ पर, -35x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -35 आपके सामने बचा है, -35 का यहाँ गुणा करेंगे तो -35x स्क्वायर 35 दूनी 70 दूनी 140 प्लस के -35, चिन्हों को बदलेंगे, घटाने पर लिखेंगे अवश्य। ठीक है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर -2x -35, जो इसका भागफल आ रहा है जिसे हम कोसेंट कहते हैं, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर -2x -35। अब एक्स स्क्वायर -2x -35, अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 यानी जो भाज्य है इस संख्या के बराबर हमारा ये दोनों आ गए, हम इन दोनों के गुणनखंड करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये तो हमारे पास है ही। और दूसरा जो है जिसे हम फैक्टर के माध्यम से ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35, x -7 प्लस 5x -7, ये आ गया x रहा और 7 और x रहा -5। इसके जो अन्य दो शून्य का हमें प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7 को -5। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है विलोपन विधि से प्रश्न को सॉल्व करो। यहाँ लिखा है 3x - 5y बराबर -1, 2x - y बराबर -3। अब यहाँ पर जो विलोपन विधि है उसे हम विलोपन विधि, देखिए इन समीकरणों को 3 विधि हमारे बुक में है। वज्र गुणन विधि है जिसे मैंने वीडियो में बता रखा है, पहले भी सिखाया था। विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि है। विलोप माने पद का खत्म हो जाना, विलोप का अर्थ होता है हिंदी में, विलोप माने खत्म हो जाना, टूट जाना। अब यहाँ पे लिखा है 3x - 5y बराबर -1, 2x - y बराबर -3। समीकरण 2 में 5 का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, 3x - 5y बराबर -1, 2x - y बराबर -3। यहाँ पर जो y है, यहाँ पर जो y दे रखा है वो है आपका y के पास कोई भी गुणांक नहीं है, तो हम 5 का गुणांक कर लें तो हम समीकरण को बराबर कर सकते हैं। तो हमने 5 का गुणा किया समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, नेक्स्ट है 3x - 5y बराबर -1, और जब भी गुणा करेंगे तो पूरे पद के साथ करते हैं, तीनों पदों के साथ, 5 दूनी 10, 5y और 5 तिया 15, फिर काटेंगे, चिन्हों को बदलेंगे और घटाने को लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने, 10 में से 3 निकाले -7x और 14x बराबर 14/7 यानी x बराबर -2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5y बराबर -1, और इस तरह से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी सेट के अंदर दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करो और p का मान भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं जो मैंने ये आपके सामने किया है। 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 बराबर 0 समीकरण के दो मूल अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर 2 की वैल्यू रखी है 2 × 4, 2p प्लस 4 8 प्लस 2p प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से p का मान निकाला है, पहले हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दी है x की जगह, x बराबर 2 रख दिया इन्होंने। ठीक, अब फिर p बराबर -6 को रखकर समीकरण 1 निकालेंगे। यहाँ पर हम एक विधि से और निकाल सकते हैं, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये शायद आपको टिपिकल लगे, तो देखिए एक विधि और देख लीजिए जिससे आप प्रश्न को समझ सकें।
देखिए ये प्रश्न है हमारा 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b आपका हो जाएगा -p और a हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और अल्फा बराबर एक मूल दे रखा है 2 और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी c होता है 4 और a होता है 2, यानी 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अल्फा बराबर 2 इस समीकरण में रख देने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बराबर 2 को रखेंगे 2 प्लस बीटा, नहीं सॉरी, समीकरण 2 में रखो आप तो आप आसानी से ले सकते हो। 2 इंटू बीटा बराबर 2, 2 से 2 कट गया, बीटा बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब बीटा का मान यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -p/2। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस 1 बराबर -p/2। तो 2 और 1 3, 3 दूनी 3 गुणा 2, p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, p बराबर 6 आ गया माइनस का। देखिए यहाँ पर p बराबर -6 निकला है और बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली 4/2, तो ये आपका आ जाएगा बीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर x बराबर -1, ये आपका +1 का आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए आपको अगर ये प्रश्न सही लग रहा हो, यहाँ मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल लगाएं और इस तरह से आपको समझ में आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दोनों से ही आता है और प्रश्न दोनों से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें के क्वेश्चन आने की बारंबारता बहुत होती है। यहाँ लिखा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है। अब 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? एक x होता है और एक x+2 होता है। यहाँ लिखा है x² + x+2 का होल स्क्वायर बराबर 340। तो x² यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे। देखिए क्रमागत धन पूर्णांक है, हम इसको कैसे पहचानें कि ये क्रमागत धन पूर्णांक है भी या नहीं है, जिनके वर्गों का योग 340 है। तो अगर हम x बराबर यहाँ पर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4। तो धन पूर्णांक इस तरह से रखना है। ठीक है, तो क्रमागत हैं यानी क्रम से संख्याएं होनी चाहिए। तो x² + 4x बराबर 340, 2x² + 4x + 4 - 340 बराबर 0। ये हो गया 2x² + 4x 336। 336 का गुणा 2 में करेंगे या 2 यहाँ से कॉमन निकालिए, x² + 2x - 168। और 168 के हमने फैक्टर करते हैं यहाँ पर 2 × 8 = 16 और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ पर मैंने जो लिखा है 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 168 एकम 168। यहाँ पर जो सवाल हम कर रहे हैं 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और दूनी 12। इस तरह से हमने ये फैक्टर इसके करे हैं। x + 14 - 12x - 168 बराबर 0, x + 14, यहाँ से 12 कॉमन लिया, x + 14 दोनों बराबर आ गए, x - 12, x + 14 बराबर 0, x + 12, x - 12। तो 2 क्रमागत हो गए, ये 12 और 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, साथ ही कोई पद शून्य है या नहीं। तो यहाँ देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। तो a बराबर 21 लिखा है और d बराबर 18 - 1 यानी सारवंतर इसका निकालेंगे। और an जो कौन सा पद -21 होगा, यानी an बराबर -81, an बराबर a + n - 1 × d, -81 बराबर 21 + 9 n - 1 × -3। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करके n बराबर 35वां पद -81 होगा। अब यहाँ पर लिखा है एक प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर लिखा है साथ ही कोई पद शून्य है या नहीं है। तो an बराबर 0 रखकर हम देख सकते हैं कोई पद शून्य है अथवा नहीं है। यहाँ देखिए an बराबर 0 रखकर जांच करते हैं कोई पद शून्य है या नहीं। तो an बराबर a + n - 1 × d, 0 रखकर 21 + -3n + 3
तो 21 और -3 -24 यानी 3 8 24। देखिए जीरो तो अक्सर होगा क्योंकि जो श्रेणी बन रही है वो यहाँ बन रही है। देखिए घटते हुए क्रम में 21 18 15, 15 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 9 आएगा, तो जीरो तो आना ऑब्वियसली है। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य निकल के आ रहा है। ये समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का 1 - sin थीटा बट्टे 1 - sec थीटा माइनस 1 + sin थीटा बट्टे 1 + sec थीटा बराबर 2 cot थीटा cos थीटा माइनस cosec थीटा। जो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है और जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये 5वें का घा प्रश्न है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का है सॉरी, और 5वें का घा है ये। 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sec थीटा माइनस 1 + sin थीटा बट्टे 1 + sec थीटा। अब हमने यहाँ पर LHS को उठाया है और दोनों से LCM लिया है। तो यहाँ पर 1 - sin थीटा और 1 + sec थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + sec थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस 1 - sec थीटा प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा बट्टे 1 - sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + sec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा ये हो गया -1 + sec थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा sec थीटा। इससे ये कट गया मल्टीप्लाई करके sin थीटा sec थीटा प्लस और ये माइनस है और -1 + 1। ये हमारे पास जो संख्या बची है, जो हमारे पास बचे हैं sec थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा माइनस sin थीटा यानी बट्टे 1 - sec स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस का। तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा। इधर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने ये लिखा है 2 sec थीटा माइनस 2 sin थीटा बट्टे माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, sec थीटा माइनस sin थीटा। sec थीटा होता है 1/2 cos थीटा और sin थीटा होता है 1/2 cosec थीटा। यही क्वेश्चन में लिखा है cos थीटा माइनस cosec थीटा और ये cosec थीटा माइनस cos थीटा बट्टे cos थीटा cosec थीटा। और ये हम इसको उल्टा कर देंगे, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा। cosec थीटा माइनस cos थीटा cosec थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा से एक पावर इसकी कट जाएगी। ठीक है एक पावर इसकी कट जाएगी, इससे ये ऊपर बचेगा cosec थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cosec थीटा इंटू माइनस cos थीटा बट्टे 1 / cosec स्क्वायर थीटा। तो इससे एक पावर इसको इससे काट दे रहे, ये आपका आ गया cos थीटा बट्टे cosec थीटा। तो ये 1 / cosec थीटा होता है sin थीटा के, तो sin थीटा बराबर इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया जो दिया है cos थीटा, यहाँ से माइनस को बाहर रखा, cot थीटा ये हो गया -2 cot थीटा और एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया है -2 cot थीटा cos थीटा माइनस cosec थीटा। 2 cot थीटा और cos थीटा माइनस cosec थीटा और ये आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। हो सके तो प्रश्न को आप कॉपी पर ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आने और अपने कमेंट बॉक्स अपनी राय मेरे सामने ज़रूर प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न मैं अनसोल्व पेपर में देख रहा हूँ। अगला प्रश्न है ये आपका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें बिंदु 1, -5, ये फिर 7वें का खा 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ, पहले समझ लीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ अनुपात ज्ञात करना। अनुपात होता है M1 और M2 में। तो यहाँ लिखा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करते हैं तथा इसके निर्देशांक x, y हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बिंदु P के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। A और B हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख रखे हैं। तो मध्य बिंदु इसके दोनों के निकालेंगे x1 + x2 बट्टे 2 और y1 + y2 बट्टे 2 से। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए -3/2 बराबर 0। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए, मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, x अक्ष। तो x अक्ष पर y 0 हो जाएगा, x अक्ष पर y 0 होगा। देखो इस तरह से देखते हैं, x अक्ष पर ये रेखा नहीं है, x अक्ष पर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा
तो वहाँ पर बाई 0 होता है, तो यहाँ पर -3/2, 0 बाई के कोऑर्डिनेट ये, ठीक है। तो यहाँ पर बाई को 0 रखेंगे और यहाँ पर m/1 2/m2/1 m1 + m2 को हम यूज़ करेंगे और बाई की वैल्यू लगाएंगे 0 m, तो ये 5m1 - 5m2 5m1 बराबर 5m2 m1/m2 का 5/5 यह आ गया 1/1। पी बिंदु रेखाखंड ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पग विचलन विधि, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सांख्यिकी से प्रश्न है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है आपके सामने, आप वीडियो को देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक्स की। तो यहाँ पर लिखा है पग विचलन विधि से निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्य दूरी ज्ञात करो। पग विचलन विधि 3 विधियां हैं सांख्यिकी के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। तो ये सबसे जो कठिन विधि है उस विधि इस सेट में वही विधि हमसे पूछ ली है, पग विचलन विधि। मजदूरी 800, 820, 800